प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में आपने शिव पूजन सहाय द्वारा रचित देहाती दुनिया उपन्यास का अंश माता का अंचल शीर्षक से सुना था। अब तक आप लेखक शिव पूजन सहाय का परिचय, कहानी का सारांश और कहानी के मूल बिंदुओं को जान चुके हैं। आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। कक्षा 10 कृतिका भाग 2 पाठ माता का अंचल, लेखक शिव पूजन सहाय, प्रस्तुति निरुपमा कुमारी, रामरुद्र +2 उच्च विद्यालय चास, बोकारो, झारखंड। जैक बोर्ड परीक्षा में कृतिका से 4 अंकों का एक प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें 2 विकल्प रहते हैं, यानी दोनों प्रश्नों में से आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होता है। 4 अंक के प्रश्न का उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना होता है। प्रश्न की प्रकृति विवरणात्मक या अभिव्यक्ति से संबंधित होती है। इस पाठ के अंत में 12 प्रश्न दिए गए हैं। इनमें से 3 प्रश्न क्रियाकलाप से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 3, 7 और 12। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तब खेलते खालते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। तुकबंदी में दरअसल शब्दों का तुक मिलाया जाता है, जैसे लाई, छितराई, बिलाई। आपने कहानी में एक कहावत पढ़ी होगी, 1 पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। तो यह जो कहावत है, इसमें तुकबंदी है। इसी तरह एक और आपने देखा होगा, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार महरी। तो इसमें भी रहरी और महरी ये दोनों यहाँ पर तुकबंदी है। तो इस तरह के कुछ कहावत आपके अपनी भाषा में भी होते होंगे और जिनका इस्तेमाल आपने कभी खेल में किया होगा, तो उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हमारे साहित्यिक ज्ञान को समृद्ध करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो इन प्रश्नों का हल आप ज़रूर करें। प्रश्न संख्या 7। पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। जैसा कि आप जानते होंगे, डायरी लेखन एक विधा है। इसे लिखते समय स्थान, दिनांक और समय का उल्लेख करते हुए संक्षिप्त रूप से मन को प्रभावित करने वाले घटनाओं का उल्लेख आत्मकथात्मक शैली में किया जाता है। इसका प्रारूप बहुत साधारण है। बाईं ओर ऊपर में दिनांक, उसके नीचे दिन और उसके नीचे समय लिखा जाता है। उसके बाद विषय वस्तु लिखा जाता है और अंत में हस्ताक्षर किया जाता है। यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा नहीं जाता, लेकिन अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए इस प्रश्न का उत्तर अवश्य लिखें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। फर्नीचर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए। आपने इस पाठ में यह जाना था कि इसमें आंचलिक शब्दों का प्रयोग हुआ है, कथ्य भी आंचलिक है। फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की रचनाओं में भी आप आंचलिकता को देख सकते हैं। तो इस प्रकार की पुस्तकें आप लाइब्रेरी से देख सकते हैं, आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और उस अंश को पढ़कर आंचलिक कथाकारों के बारे में और ज़्यादा जानकर आप इस ज्ञान का विस्तार कर सकते हैं। अब एक एक करके बाकी प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी आपदा के समय वह पिता के पास न जाकर मां की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? यह प्रश्न अभिव्यक्ति से संबंधित है। एक कथ्य दिया है और उस पर आपको अपना विचार बताना है। यह प्रश्न किसी सीमा में बंधा नहीं है, फिर भी ऐसे प्रश्नों के उत्तर सकारात्मक होकर ही सोचना चाहिए। आप लिख सकते हैं कि यह पाठ देहाती दुनिया उपन्यास का एक अंश है। इसमें बताया गया है कि बच्चे का जुड़ाव अपने पिता से अधिक था। वह बच्चा
रात में सोने से लेकर के सुबह की दिनचर्या में अपने पिता के साथ ही रहता था। उसके पिता उसके साथ मित्रों जैसा व्यवहार भी करते। उसकी माँ जब उसके बालों में तेल लगा देती थी और वह रोने लगता था तो उसके पिता उसे बाहर लेकर जाते और वह खुश हो जाता था। फिर भी जब विपदा आती है तो उस वक्त वह अपनी माँ के पास ही जाता है, क्योंकि उस समय उसे लाड़ की ज़रूरत है, अत्यधिक ममता और माँ के गोदी की ज़रूरत है। वह इस संसार में सबसे ज़्यादा सुरक्षित अपनी माँ के पास ही अपने को पाता है। यही वजह है कि भोलानाथ अपने पिता से अधिक जुड़ाव होने के बाद भी विपदा के समय पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। प्रश्न संख्या 2, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? इस प्रश्न में एक स्टार मार्क है, जो इस बात का सूचक है कि यह प्रश्न परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर देखते हैं। भोलानाथ को अपने साथियों के साथ खेलने में गहरा आनंद मिलता है। वह साथियों की हुल्लड़बाजी और मस्ती देखकर सब कुछ भूल जाता है। बच्चे स्वाभाविक रूप से सुख दुख को मन में नहीं रखते। वे खुश होने पर प्रसन्न रहते हैं और दुखी होने पर रो धो कर व्यक्त कर देते हैं। बच्चों के इसी मनोविज्ञान के आधार पर भोलानाथ अपने साथियों को देखकर खेलने में लीन हो जाता है और सिसकना भूल जाता है। प्रश्न संख्या 3 की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, तो अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? इस भिन्नता को आप 4 बिंदुओं के अंतर्गत बता सकते हैं। खिलौनों में अंतर, बच्चों की उन्मुक्तता, खेल में परिवेश और रचनात्मकता। खिलौनों का अंतर, भोलानाथ और उसके साथी मिट्टी के बर्तनों से खेलते थे। घड़े के टुकड़े, बालू, पानी, पत्ते, ये सारी चीज़ें उनके खेल में शामिल होती थीं। लेकिन आजकल खिलौनों में ज़्यादातर वीडियो गेम्स या प्लास्टिक के खिलौने प्रचलित हैं। बच्चों की उन्मुक्तता, उस समय कहानी के अनुसार भी यह पता चलता है कि बच्चे उन्मुक्त थे। वह किसी बाग बगीचे में, किसी गांव गली मोहल्ले में अकेले जा सकते थे। लेकिन आजकल असुरक्षा के भय ने इतना त्रस्त कर दिया है कि बच्चों की उन्मुक्तता समाप्त हो गई है। खेल में परिवेश, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल में वहाँ की संस्कृति, वहाँ का परिवेश झलकता था। वहाँ कुएं से पानी खींचना, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करना, खेती करना, ये सारी चीज़ें उनके खेल में दिखती हैं। लेकिन आजकल के खेल में वह परिवेश नहीं दिखता है। रचनात्मकता, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल में कल्पना की बहुत बड़ी भूमिका थी। आप देखेंगे कि वो किस तरह से कनस्तर का तंबूरा बना लेते थे, कुछ भी बना लेते थे, और वो पूरा का पूरा खेल कल्पना पर आधारित होता था। लेकिन आजकल के खेलों में कल्पना इतनी हावी नहीं रहती है, तो इसीलिए जहाँ कल्पना होती है वहाँ रचनात्मकता भी विकसित होती है। तो उन खेलों में रचनात्मकता अधिक थी, तुकबंदियों की वजह से वो नए नए पंक्तियों को रच पाते थे, और आजकल के खेलों में यह चीज़ें नहीं हो पाती हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि आज का युग पहले की तुलना में आधुनिक, बनावटी और कुछ हद तक रसहीन हो गया है। प्रश्न संख्या 5, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। अब यह प्रश्न भी ऐसा है जिसके उत्तर में व्यक्तिगत भिन्नता हो सकती है, तो इस उत्तर का पैटर्न कैसा हो ये मैं आपको अपने संदर्भ में बताती हूँ। पाठ में ऐसे 2 प्रसंग हैं जो दिल को छू गए, वे निम्नलिखित हैं। इसे हम पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। पहला पॉइंट, सांप से डरकर भोलानाथ का माँ की गोद में छिप जाना। पाठ का सबसे रोमांचक प्रसंग वह है जब एक सांप बच्चों के पीछे पड़ जाता है। तब वे बच्चे किस प्रकार गिरते पड़ते भागते हैं और माँ की गोद में छिपकर सहारा लेते हैं, यह प्रसंग मेरे हृदय को भीतर तक हिला देता है। दूसरा बिंदु, बाबूजी का खेल में शामिल हो जाना। पाठ में अनेक गुदगुदाने वाले प्रसंग भी हैं।
लेकिन बच्चे के पिता का मित्रतापूर्वक बच्चों के खेल में शामिल हो जाना मन को छू लेता है। जैसे ही बच्चे भोज, शादी या खेती का खेल खेलते हैं, बच्चे के पिता बच्चा बनकर उसमें शामिल हो जाते हैं। पिता का इस प्रकार बच्चा बन जाना बहुत सुखद अनुभव है, जो शायद ज़्यादातर पाठकों के हृदय को छू गया होगा। प्रश्न संख्या 6। इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? जैसा कि आपने इस वीडियो की शुरुआत में ही जाना कि यह कहानी देहाती दुनिया उपन्यास का अंश है। 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति से आज की ग्राम्य संस्कृति में काफ़ी परिवर्तन आ चुके हैं। आज भी आप देखें तो धीरे धीरे कुओं का प्रचलन समाप्त होता जा रहा है। अब गांव में भी चापाकल लगने शुरू हो गए हैं। बैलों की जगह ट्रैक्टर आ गए हैं। आजकल पहले की तरह बेमेल शादियां भी कम होती हैं, तो बूढ़े दूल्हे भी नहीं दिखाई देते। धीरे धीरे ग्रामीण अंचल में भी वह उन्मुक्तता अब समाप्त सी होती जा रही है। बच्चे वहाँ भी बंधन में हैं, वहाँ भी पढ़ाई लिखाई और दुनियादारी का शोर शराबा पहुँच चुका है। तो गांव की जो शांति कहानी में झलकती है, वह शांति शायद अब गांव में नहीं है। वहाँ भी भविष्य, प्रगति और पढ़ाई लिखाई का चक्कर इतना चल चुका है, आधुनिकता की दौड़ वहाँ भी पसर रही है और शहरीकरण गाँव का भी धीरे धीरे हो रहा है। शायद ही अब कोई गांव ऐसा बचा हो जो वास्तव में गांव हो। गांव की सुख, शांति और गांव की संपदा को समेटे हुए हो। प्रश्न संख्या 7 की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, तो अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। यह माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर 2 पैराग्राफ में लिखेंगे। पहले पैराग्राफ में हम माता के वात्सल्य का वर्णन करेंगे और दूसरे में पिता के। माता का अंचल में माता पिता के वात्सल्य का बहुत ही सरस और मनमोहक वर्णन हुआ है। बच्चे की माता मानो ममता की मूर्ति है। उन्हें इस बात का बोध है कि बच्चे का पेट तो महतारी के खिलाने से ही भरता है। उनका मन बच्चे को खिलाने पिलाने और पुचकारने दुलारने के लिए तरसता है। वह बच्चों से लाड़ करने में पारंगत है। वह भरपेट खाना खाए हुए बच्चे को भी अपने वात्सल्य कला से रिझाकर थोड़ा और भोजन करा देती हैं। उनके ममता का ही प्रसाद है कि बच्चा अपने पिता के संग रहने का अभ्यासी होने पर भी माँ का आंचल खोजता है। विपत्ति में उसे माँ की गोद ही अधिक सुरक्षित प्रतीत होती है। माँ का मन इतना भावुक है कि वह बच्चे को डर के मारे कांपते देखकर ही रोने लगती है। उसकी यह सजल ममता हर एक पाठक को प्रभावित करती है। अगले पैराग्राफ में हम पिता के बारे में लिखेंगे। बच्चे के पिता अपने बच्चे से माँ जैसा प्यार करते हैं। वे बच्चे को अपने साथ रखते हैं, सुलाते जगाते हैं, नहाते धुलाते हैं और खाना भी खिलाते हैं। उन्हें यह सब करने में बहुत आनंद आता है। वे उसे कभी डांटते फटकारते नहीं। वह बच्चे के खेल में भी पूरी रुचि लेते हैं। कभी कभी वो खेल के बीच पूछते हैं, फिर कब भोज होगा भोलानाथ? इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? पिता बच्चे से हर संभव लाड़ करते हैं। उनके साथ खेलते हैं, उससे जानबूझकर हारते हैं, फिर उसे चूमते हैं, कंधे पर बिठाकर घुमाते हैं। इन सारी क्रियाओं में उन्हें बहुत आनंद मिलता है। इस प्रकार इस कहानी में माता पिता का बच्चे के प्रति वात्सल्य व्यक्त हुआ है। प्रश्न संख्या 9। माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। वस्तुतः शीर्षक रचना का परिचय होता है। जिसके इर्द गिर्द पूरी कथानक बुनी हो, वही शीर्षक हो सकता है। शीर्षक का रोचक और संक्षिप्त होना भी आवश्यक है। इस लिहाज से इसके कई शीर्षक हो सकते हैं।
इस पाठ में शैशव की 3 विशेषताओं का वर्णन हुआ है। बच्चे का पिता के साथ लगाव, शैशव की मस्त क्रीड़ाएं और माँ का वात्सल्य। माता का अंचल इन तीनों में से अंतिम के ऊपर जोर देता है। यह शीर्षक बताता है कि बच्चे के लिए इन सब में सबसे महत्वपूर्ण माँ का वात्सल्य है। इसका अन्य शीर्षक अगर रखा जाए तो इस प्रकार हो सकता है, मेरा शैशव या फिर मेरा बचपन। इस तरह का कोई भी शीर्षक इसके लिए दिया जा सकता है। प्रश्न संख्या 10, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में आप अपने अनुभवों को लिख सकते हैं। प्रश्न की ही पंक्ति को उत्तर की पहली पंक्ति बनाते हैं और कैसे की जगह निम्नलिखित जोड़ते हैं। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को निम्नलिखित प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं। अब बिंदुवार हम अपने बातों को लिख सकते हैं, जैसे उनकी सिखाई हुई बातों में रुचि लेकर, उनके साथ समय बिताकर, उनके साथ कोई खेल खेलकर, उन्हें चूमकर, उनकी गोद में या कंधे पर बैठकर। इस प्रकार से अन्य बिंदु भी आप इसमें लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस प्रकार भिन्न है? अब यह प्रश्न भी प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव पर निर्भर करता है। यह अंश जिस समय लिखा गया था और आज के समय में लगभग 90 साल से अधिक का अंतर है, तो इतने दिनों में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। अगर उसे समग्र रूप में देखें तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, हमारा बचपन इस पाठ में वर्णित बचपन से अलग है। हमें अपने पिता का ऐसा लाड़ नहीं मिला। पिता प्रायः अपने काम में व्यस्त रहते हैं। प्रायः वे रात को ऑफिस से थक कर आते हैं और आते ही खा पी कर सो जाते हैं। वे मुझसे प्यार भरी बातें ज़रूर करते हैं, मेरे लिए मिठाई, चॉकलेट, खिलौने ज़रूर लाते हैं। कभी कभी स्कूटर या गाड़ी पर बिठाकर मुझे घुमा भी देते हैं, लेकिन मेरे साथ इस प्रकार के खेल नहीं खेल पाते और मेरे साथ इतना समय भी नहीं गुजारते। वे हमें नंग धरंग तो रहने ही नहीं देते। उन्हें बच्चों को ढकने और कपड़े से सजाने का बहुत शौक़ है। मुझे बचपन में आप अपने अनुभव से लिख सकते हैं इसमें कि जिस तरह की तुकबंदियाँ भोलानाथ को आती थी, मुझे बचपन में उस प्रकार की तुकबंदियाँ नहीं आती थी। मुझे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जैसे नर्सरी के राइम्स आते थे और बचपन से ही हमें अनुशासन ज़्यादा सिखाया जाता है। और उस वक्त बच्चों के पालन पोषण का तरीका यह था कि उन्हें उन्मुक्त छोड़ दिया जाता था। वे किसी भी राहगीर के साथ हंसी मजाक कर सकते थे, लेकिन हमारे बचपन में हमें इस तरह की अनुमति नहीं है। जिस उम्र में 2.5-3 साल की उम्र में जब भोलानाथ तरह तरह के खेल खेलते हैं और गली मोहल्लों में आम के बागों में घूमने जाते हैं अकेले, इस उम्र में हमने शायद स्कूल जाना शुरू कर दिया था और हमारे जीवन में उतनी मस्ती नहीं है जितनी मस्ती भोलानाथ के जीवन में थी। इस तरह से हम अपने अनुभवों को यहाँ पर लिख सकते हैं। आज हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा की। आशा है अब आप इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर अपनी समझ के अनुसार लिख पाएंगे। यदि आपको इस पाठ का पहला वीडियो देखना है तो स्क्रीन पर दिए गए लिंक को क्लिक करें। धन्यवाद।